रिएक्शन है, हमने स्टार्ट किया और 10 मिनट हो गए उस रिएक्शन को, तो 10 मिनट के बाद आपका अभी कितना रिएक्टेंट बचा या कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसके बारे में अभी तक हमने कोई डिस्कशन नहीं किया है। सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट्स अ रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। ठीक है, इट्स अ रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। तो अलग अलग समय पर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकाला जा सकता है वो हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो पहला आता है दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला जो आता है दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए या किसी भी फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर हो, तो एक चीज ध्यान रखना कैसे हमने जाना। मैं यहाँ पे इक्वेशंस डायरेक्ट लिख सकता हूँ कहीं पे, जरूरी नहीं कि मैं हर जगह आपको डिराइव करके दिखाऊं चीजें, ठीक है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने कभी भी कोई सा भी ऑर्डर बनाना है तो कैसे जाना है। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप ना लेट से आपने मान लिया कि ये कोई रिएक्शन है, लेट से आपने मान ली कि ये कोई रिएक्शन चल रही है आपकी, ठीक है, जीरो ऑर्डर की। तो सबसे पहले कोई सा भी ऑर्डर हो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले रेट लॉ लिखोगे। क्या लिखोगे? रेट लॉ। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट लॉ ये हो गया, लिख लिया, कोई इशू नहीं। इसके बाद आप लिखोगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन को ना इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेना है। तो क्या हो जाएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, रीअरेंज करना और इंटीग्रेट करना। ये तीन स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको ये तीन स्टेप ध्यान होंगे तो आप किसी का भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, किसी का भी रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया, तो ये बन जाएगा माइनस डी ए इज इक्वल टू ए के डी टी, ए के डी टी, ठीक है। तो टाइम जीरो, टी और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या होना है, इंटीग्रेशन होना है। तो टाइम जीरो पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमने बोल दी ए नॉट। तो ए नॉट क्या आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम जीरो। ध्यान रखना मैं हर जगह ए नॉट यूज करूंगा, स्मॉल ए यूज नहीं करूंगा, ठीक है। और टाइम टी पर इसकी कंसंट्रेशन जो बची होगी उस हमने ए बोल दिया। क्या बोल दिया? ए बोल दिया। तो ये दोनों डिनोशन हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी मैं ए नॉट लिखूंगा इसका मतलब होगा कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो, कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो, ठीक है। और कहीं पर भी मैं ए लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो फिर से बता रहा हूं, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर का डायरेक्ट लिखूंगा एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो आपको याद रखनी है। आपने रेट लॉ लिखना है, आपने उसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है, यू हैव टू अरेंज इट एंड देन यू विल इंटीग्रेट। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो फॉर्म क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्म आ जाएगा ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। मैंने डायरेक्ट वो फॉर्म लिखी है जो आपको जरूरत होती है, इफ ए इज इक्वल टू वन, इफ स्मॉल ए इज इक्वल टू वन, ठीक है। सो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन विच यू शुड रिमेंबर। ये आपको याद रखना है भाई, बहुत काम की चीज है। दो दो तीन इक्वेशन यहाँ पे बहुत काम की है। एक आपको रेट लॉ लिखना आना चाहिए, आई होप ये सब लिख सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये आपको याद रखना, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ्स की। भाई ग्राफ्स आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो इसमें ना आपको एक चीज पता होना चाहिए कि भाई कभी भी आपसे ग्राफ पूछा जाता है तो उसमें याद नहीं करना कुछ भी। आपने सिर्फ ये देखना है कि वाई एक्सिस कौन है और एक्स एक्सिस कौन है, और उन दोनों के बीच में कौन सा इक्वेशन हमें मिलता है, कौन सा रिलेशन हमें मिलता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी तो प्लॉट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर वो एक्सपोनेंशियल होगी, एक्सपोनेंशियल का मतलब अगर ई की पावर कुछ आ जाती है तो आपका क्या हो जाएगा, वो एक्सपोनेंशियल प्लॉट हो जाएगा। अगर वो आपका y इजिकल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म पे आ जाता है तो वो आपका पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई हाइपरबोला का फॉर्म होता है तो हाइपरबोला मार्क कर सकते हो। मेनली हमारे लिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। मेनली हमारे लिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, अगर मैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो पहला तो उसका ग्राफ आ जाएगा प्लॉट ऑफ ए नॉट माइनस ए वर्सेस टाइम, ए नॉट माइनस ए वर्सेस टाइम, ठीक है। हमने इसके बीच में प्लॉट बनाना है। तो अगर आप यहां पर इक्वेशन देखो, कभी भी अगर कंसंट्रेशन और टाइम का क्वेश्चन आ रहा है, भले वो ग्राफिकल क्वेश्चन हो भले वो न्यूमेरिकल हो, कंसंट्रेशन और टाइम का हमेशा कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, इंटीग्रेटेड। ऑलवेज रिमेंबर
जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन को हम डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, तो कितना आएगा, तो आपने रेट लॉ यूज करना है, ऑलवेज ऑर्डर। इसी तरह से अगर आपसे कभी भी टाइम और कंसंट्रेशन का क्वेश्चन आता है तो कौन सी इक्वेशन यूज होगी, हमेशा इंटीग्रेटेड। फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर का यूज करोगे, सेकंड ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर का यूज करोगे, जीरो का तो जीरो का यूज करोगे। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं, हमसे बोल दिया है कि भाई ये इक्वेशन है, इसके बीच का प्लॉट बनाओ, तो ये क्या बन जाएगा, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। अब बच्चा ये y है और ये x है, वर्सेस के लेफ्ट साइड वाला क्या हो गया y, वर्सेस के राइट साइड वाला क्या हो गया x। तो अगर आप देखो तो ये पूरा y हो गया, ठीक है। t क्या हमारा x है, और t के साथ एक कांस्टेंट लगा तो हमारा हो गया mx। तो कैसी इक्वेशन बन गई ये बन गई स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। प्लस सी नहीं है ना, प्लस जीरो है, तो इसका मतलब ये ऑरिजिन से पास होगा। और k कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, k कभी नेगेटिव होगा नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप हमारा क्या पॉजिटिव है। तो ये प्लॉट कैसा आएगा हमारा, ये प्लॉट कुछ हमारा ऐसा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए नॉट माइनस ए टाइम। तो प्लॉट हमारा कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, कुछ इस तरीके का प्लॉट आएगा, ठीक है। y इजिकल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन आ गया पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, और m हमारा देखो पॉजिटिव है, k पॉजिटिव तो मतलब ऊपर की तरफ, उल्टा होता तो नीचे की तरफ, नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं इसका, दैट इज प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। अब देखो इसको, अगेन कंसंट्रेशन और टाइम का कुछ प्लॉट पूछ रखा है, उसके ऊपर सवाल है, तो हम अगेन कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इंटीग्रेटेड। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बोलता है कि भाई जो ए नॉट है माइनस पे ए फॉर जीरो ऑर्डर दैट इज इक्वल टू के टी, वो किसके बराबर है, के टी के बराबर। लेकिन इस पर वाई क्या, हमारा वाई हमारा ए है, इक्वेशन की फॉर्म हमेशा कैसे बनाओगे, वाई इज इक्वल टू, ठीक है। तो अभी हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए नॉट माइनस के टी। देखो, तो अगर आप यहां पर देखो तो ये तो हमारा y बन गया, ठीक है। ये हमारा x है, t, और t के साथ एक कांस्टेंट लगा है तो ये mx हो गया। और बच्चा ये कांस्टेंट है तो ये हो गया c, तो ये हमारा c बन गया, ये हमारा mx बन गया। तो इस बार हमारा कैसा गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगेन हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन इस बार इंटरसेप्ट हमारा कुछ आने वाला है। और स्लोप कैसा है, m कैसा है, माइनस के हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस साइन लग गया तो स्लोप कैसा नेगेटिव। तो हमारा प्लॉट कैसा आएगा इसका, हमारा प्लॉट आ जाएगा इसका कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये प्लॉट इसका हो गया। सो दिस इज प्लॉट ऑफ ए वर्सेस टाइम। इसके बाद एक और प्लॉट बना लेते हैं। अब बात करते हैं प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अगर आप रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की बात करते हो, मतलब आपको एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जहां पर कि रेट और कंसंट्रेशन का रिलेशन आपको मिल जाए, एंड दैट इज रेट लॉ। रेट लॉ किसका रिलेशन है, इट्स अ रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन। तो अगर मैं जीरो ऑर्डर का रेट लॉ लिखता हूं तो वो बन जाएगा के ए रेस टू जीरो, और ए रेस टू जीरो क्या हो जाएगा, वन, तो इट इज आर के। तो यहां से हमें पता लगता है कि जो रेट है ये इंडिपेंडेंट है किसके, कंसंट्रेशन के, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो अगर आर इंडिपेंडेंट है ए के, तो इसका मतलब प्लॉट कैसा आएगा, कैसा आएगा भाई, आर में कोई चेंज नहीं आना, कितना भी आप ए को चेंज कर लो। तो कैसा आएगा ये प्लॉट, कुछ ऐसा, ठीक है। आर विल बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। क्लियर है, नोट करो इसे फटाफट। सभी नोट कर लो इसे। सर प्रीवियस स्लाइड एक मिनट दिखा दीजिए। देखो ओके सर, थैंक यू। हो गया, अच्छा। सर हाँ, बोलो अच्छा। इसमें ये वाली लाइन पूरी टच नहीं होगी सर एक्स एक्सिस में। बच्चा कर सकते हो इफ यू वांट,
अगर आप चाहते हो तो इसे टच भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, Okay. कर सकते हो। हो गया। फोर्थ केस देखते हैं, एंड दैट इज हाफ लाइफ टाइम। दैट इज हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। अब बच्चा हाफ लाइफ टाइम का डेफिनेशन सबके लिए सेम रहेगा, 0 1 2 3 कितना भी ऑर्डर पढ़ लो आप, ठीक है। और हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? ये वो समय है जब आपका 50% रिएक्टेंट का या तो कंज्यूम हो जाए या बचाओ, किसी भी हिसाब से आप डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन होता है वो आपको याद रखना है। आपको हाफ लाइफ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड रेट लॉ, ये चीजें आप पता होनी चाहिए, ठीक है। इट इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन पे 2k, ए नॉट अपॉन पे 2k। तो ये रिलेशन भी याद रखना है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। और सिंस पीजीटी का तैयारी कर रहे हो तो पीजीटी के लिए बेसिक पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एडवांस पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगर कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा, जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होते पीसीएस लेवल पे, तो आपका एडवांस लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, हमारा हाफ लाइफ टाइम। अब यहां पर अगर आप देखो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई सा भी ऑर्डर होगा, कोई सा भी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 0, 1.5, ठीक है, 0.5, टी हाफ इज ऑलवेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, ऑलवेज। रेट कांस्टेंट के टी हाफ हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हमेशा। लेकिन कंसेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में टी हाफ का रिलेशन वेरी करता है विद ऑर्डर। जैसे जैसे ऑर्डर बदलोगे तो रिलेशन ऑफ टी हाफ और कंसेंट्रेशन भी वेरी कर जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसके लिए तो जो टी हाफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के, ठीक है। इसके लिए जो टी हाफ है वो क्या हो गया? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक। तो ये रिलेशन को भी ध्यान रखना, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक। फिफ्थ पॉइंट आपका आ जाता है प्लॉट ऑफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट, टी हाफ वर्सेस ए नॉट, या टी हाफ वर्सेस कंसेंट्रेशन में बोल दिया जाए तो एक ही बात है, ठीक है, परेशान नहीं होना उससे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभी हमें दिख रहा है कि कैसा बनने वाला प्लॉट। तो ये टी हाफ होगा, इसे आप ए नॉट लिख सकते हो, नहीं तो कंसेंट्रेशन लिख सकते हो ऑफ रिएक्टेंट। तो कैसा आएगा? टी हाफ इज इक्वल टू, ये वाई हो गया, ए नॉट हमारा एम है, और साथ में 1/2 के हमारा, सॉरी, ए नॉट हमारा एक्स है और 1/2 क्या हो गया हमारा, एम हो गया। इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली? इस प्लॉट से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरे वर्ड्स में, जैसे जैसे कंसंट्रेशन गिरेगा कम होगा, हाफ लाइफ भी डिक्रीज कर जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, हाफ लाइफ क्या होता है? जब 50% कंज्यूम हो जाता है। तो यहां पर देखो, पहले समझ लो इसे, ठीक है, फिर मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। समझो बच्चा, मैं ए नॉट से हमने स्टार्ट किया, जब ये ए नॉट आपका ए नॉट बाई 2 बचा, जब ये ए नॉट आपका ए नॉट बाई 2 बचा, तो यहां पर आपकी पहली हाफ लाइफ आई। ये कौन सी हाफ लाइफ? हमारी फर्स्ट हाफ लाइफ है ऑफ अ रिएक्शन। और जब ये ए नॉट बाई 2 से, जब ये ए नॉट बाई 2 से आपका ए नॉट बाई 4 हो गया, जब ये ए नॉट बाई 2 से आपका ए नॉट बाई 4 हो गया, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड हाफ लाइफ। इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा सेकेंड हाफ लाइफ, है ना, क्योंकि इसका भी 50% हो जाएगा। और जब ए नॉट बाई 4 का 50% कंज्यूम हो जाएगा, मतलब जब ये ए नॉट बाई 8 रह जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड हाफ लाइफ। क्या बोलेंगे हम इसे? थर्ड हाफ लाइफ। इसी तरह से आप फोर्थ भी बना सकते हो, फिफ्थ भी बना सकते हो, ठीक है। तो मतलब जब भी 50% कंज्यूम हो रहा है उस उधर एक एक हाफ लाइफ आ जा रही है, ठीक। अब इस रिलेशन से हम क्या बोलते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ए का डिक्रीज करेगा तो टी हाफ भी डिक्रीज कर जाएगा, सीधा सा। अब आप देखो, इस हाफ लाइफ के लिए स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन ये था, और इस हाफ लाइफ के लिए स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन ये है, इस हाफ लाइफ के लिए स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन ये है। तो अगर आप देखो तो थर्ड हाफ लाइफ का जो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है वो सबसे छोटा है ना। स्टार्टिंग में ए नॉट था फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए, सेकंड हाफ लाइफ के लिए ए नॉट बाई 2 से आपने कैलकुलेट करना शुरू किया, थर्ड हाफ लाइफ के लिए आपने ए नॉट बाई 4 से कैलकुलेट करना शुरू किया। तो यहां पर हम क्या देख बोल सकते हैं कि सिंस यहाँ पे कंसंट्रेशन सबसे छोटी है, तो हाफ लाइफ भी सबसे कम यहीं पर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। तो इस केस में क्या होगा? सबसे ज्यादा हाफ लाइफ कौन सी होगी बच्चा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? इट इज फर्स्ट, ऑलवेज बी फर्स्ट। तो ध्यान रखना,
जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ डिक्रीज करती है विद टाइम। दैट मीन्स कि सर रिएक्शन फास्ट होगी। नहीं, रिएक्शन फास्ट नहीं होगी, रिएक्शन तो उतनी स्पीड से चल रही है। ठीक है, जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन उसी स्पीड से चल रहा है, उस पर कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं बच्चा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो फास्ट हो गई स्पीड? यहां पर इस ए नॉट का 50% कंज्यूमर, सोचो ए नॉट का, और यहां पर ए नॉट बाई 2 का 50% कंज्यूमर, दोनों फर्क नहीं है। अगर ये 10 है तो 10 से 5 बनने में ये समय लगता है। अब लॉजिकली सोचो, अभी देखो लॉजिकली सोचते हैं, इससे क्या पता लगा? इससे समझ में आता है कि कंसंट्रेशन कुछ भी और रेट पे कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, रेट एक ही स्पीड से चलने वाला फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए रेट एक ही स्पीड से चलेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं, रेट का रेट बराबर, रेट पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो सोचो 10 था, 10 से 5 बनने में मतलब कितना कंज्यूम हो गया आपका? 5 मोलर। 5 more. एक टाइम लगा, एक टाइम लग गया जिसे हमने टी हाफ 1 बोल दिया। अब ये 5 है, 5 से 2.5 बनेगा ना ये, तभी तो इसका 50% होगा, मतलब इसका 2.5 कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे। तो आप मुझे खुद बताओ बच्चा, 5 मोलर को कंज्यूम करने में ज्यादा समय लगेगा कि 2.5 मोलर को कंज्यूम करने में ज्यादा समय लगेगा? अगर स्पीड बराबर है 5 more. ये वैल्यू ज्यादा होगी ना इससे, Yes, sir. और ये इससे ज्यादा होगी। अभी समझ में आ गया? तो ठीक है। कहने का मतलब शॉर्ट में अगर आपको ध्यान रखना है, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ डिक्रीज करती है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? पहली हाफ लाइफ की, उसके बाद सेकंड हाफ लाइफ की, उसके बाद थर्ड की, उसके बाद फोर्थ की, एंड सो ऑन। तो हाफ लाइफ डिक्रीज करता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ हमेशा क्या करता है? डिक्रीज करता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलो। सर यहाँ पे टी हाफ की वैल्यूज तो अलग अलग आएंगी ना? क्या बच्चा? टी हाफ की वैल्यूज तो अलग अलग आएंगी, वो तो कुछ भी हो सकती है ना? हाँ बच्चे, बिल्कुल अलग अलग आएगी, तभी तो इक्वल नहीं है। बराबर आएगी तो हाँ मैं, तो वो तो सर कुछ भी हो सकती है, तो आपने इसे डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगा दिया? बच्चा कुछ भी होने का मतलब क्या हो गया? देखो अभी मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज बात करते हैं। ठीक ये है, सर सेम क्वेश्चन है, क्योंकि आपने तो बोला ना कि जो टी हाफ जो फर्स्ट होगी वो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगी, तो ये छोटी कैसे होगी सर सबसे? सर आपने ऑर्डर रिवर्स लिख दिया है। शायद आप बाय मिस्टेक आपने कर दिया है वो। वो बाय मिस्टेक हो गया बच्चा। हाँ, ये बाय मिस्टेक हो गया ना, ये करेक्शन है यहाँ पर। हाँ, अभी हाँ डाउट जी। है? अब डाउट है? नहीं, अब ठीक है। ये बाय मिस्टेक हो गया। हाँ, ये करेक्शन करवाओ। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। अभी हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट हाफ लाइफ सबसे ज्यादा होगी, थर्ड हाफ लाइफ सबसे कम होगी, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, फोर्थ पूछ ले तो वो और भी कम हो जाएगी। ठीक, चलो, हमने ये भी बात कर लिया, हमने ये भी बात कर ली। चलो, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर। तीन चीजें ध्यान रखने में फिर बोल रहा हूं। पहली, रेट लॉ आना चाहिए लिखना। रेट लॉ का हमने लास्ट क्लास में काफी प्रैक्टिस किया था। सेकंड, आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन याद होना चाहिए, याद बनाना नहीं है, एग्जाम में समय कम होता है। तीसरा, हाफ लाइफ टाइम। बस यही से क्वेश्चन आएंगे। तो इसका जो रेट लॉ है उसमें तो आई थिंक कोई इश्यू नहीं होगा, वो कोई भी लिख सकता है इस रिएक्शन का। समझो रिएक्शन आपकी कुछ ऐसी है, ए टू पी, दिस इज द रेट लॉ। इसका जो इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है वो क्या होगा? एल एन ए नॉट बाय ए इज इक्वल टू के टी। अब मैं आपको बता चुका हूं कि ए नॉट क्या और ए क्या है। ए नॉट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 एंड ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया। अब मैं यहाँ पे अगर आपका प्लॉट बनाता हूँ, ठीक है, प्लॉट बनाना शुरू करूँ, अगर ये याद होना चाहिए भाई आपको, ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो पहला यही प्लॉट बना लेते हैं जो सामने दिख रहा है इक्वेशन। तो पहला प्लॉट आ जाएगा, प्लॉट ऑफ एल एन ए नॉट बाय ए वर्सेस टाइम, वर्सेस टाइम। पहला तो यही है आपके पास, पहला तो यही आ गया। ठीक है, जैसे कि ये है, तो यहीं पे हमें दिख रहा है कि इक्वेशन तो हमारे पास ये रही इंटीग्रेटेड, क्योंकि कंसंट्रेशन और टाइम का सवाल आ रहा है तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करनी है, वर्सेस टाइम। तो इज इक्वल टू के टी, इज इक्वल टू के टी। तो बच्चा यहां पर हमें दिख रहा है कि ये y हो गया,
और ये क्या हो गया हमारा mx। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, क्योंकि mx प्लस सी नहीं है, और स्लोप कैसा है पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ जाएगी लाइन। कैसे आएगी, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमारा प्लॉट कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। दिस इज ln a नॉट बाय a, दिस इज टाइम। हमारा प्लॉट कैसा आ गया, कुछ इस तरीके, इस तरीके। अच्छा बच्चा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज और लिख लो, एक पॉइंट और है, वो भी ध्यान रखना। फिफ्थ हो गया ना ये, सिक्स्थ पॉइंट लिख लेना। इसका जो टी कंप्लीशन होता है, टी कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, जहां पर कि रिएक्शन ओवर हो जाए या जहां पर कि पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, वो बराबर होता है ए नॉट बाई के की। किसके बराबर होता है वो, ए नॉट बाई के। ये एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। कहने का मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ओवर हो जाएगी, पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है जीरो ऑर्डर में, बाकियों में नहीं हो पाता है। चलो तो अभी से बना लो फटाफट। लिख लिया। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसी में थोड़ा सा घुमा लेते हैं चीजों को। अगर मैं आपसे बोलता हूं अगर मैं आपसे बोलता हूं कि प्लॉट बना लो अब इसका, प्लॉट ऑफ ln a बाय a नॉट, a बाय a नॉट वर्सेस टाइम, इसका प्लॉट कोई पूछ लेता है। अब ये सेम नहीं है, दोनों दोनों में फर्क है। इक्वेशन हमारे पास ये है, ln a नॉट बाय a इज इक्वल टू kt, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। ये थी हमारी इक्वेशन, लेकिन प्लॉट किसका पूछा, ln a बाय a नॉट। तो बच्चा ln a बाय a नॉट करूंगा तो माइनस एन बाहर आएगा ना, तो उस माइनस एन को इस साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा ये माइनस के टी। तो ध्यान रखना ही कैसा हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स, वेयर m इज नेगेटिव। तो यहां पर भी जो प्लॉट होगा वो ऑरिजिन से पास होगा, लेकिन स्लोप नेगेटिव है तो ऑरिजिन से नीचे की तरफ चला जाएगा। कैसे जाएगा, नीचे की तरफ। कहने का मतलब प्लॉट कुछ ऐसा आएगा। ये हो गया, ये कुछ ऐसा आ गया, ये जीरो है, ठीक है। और ये आपका ln a बाय a नॉट है, एंड दिस इज टाइम, ये टाइम है। तो ध्यान देना, y इजिकल टू एम एक्स का मतलब ऑरिजिन से पास होगा, यहां से शुरू होगा प्लॉट, लेकिन स्लोप नेगेटिव है तो प्लॉट कैसा जाएगा, नीचे की तरफ। कैसा जाएगा, नीचे की तरफ, ऐसा प्लॉट चला, ठीक है। तो ये अगर ln a बाई a नॉट पूछ लिया, a नॉट बाई a पूछेंगे तो ये वाला आएगा, ध्यान देना है अपने, ठीक है। ये वाला दिख रहा है, लेकिन a बाई a नॉट पूछ लिया तो अभी देखो हमारा y इजिकल टू माइनस एम एक्स आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। हो गया डन। अब बात करते हैं थर्ड प्लॉट की। थर्ड प्लॉट है हमारा प्लॉट ऑफ ln a वर्सेस टाइम, वर्सेस ln a वर्सेस टाइम का प्लॉट बनाना है। तो अभी क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन तो है ही, क्योंकि कंसंट्रेशन और टाइम का ही सवाल है, तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है हमेशा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करना है। अब मैं इसको ना ओपन कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा ln a नॉट माइनस पे ln a इज इक्वल टू के टी, ऐसा है। अब मुझे ln a y चाहिए, तो y इज इक्वल टू की फॉर्म बना, तो ये बन जाएगा ln a इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस पे के टी। तो अभी कैसा आ गया, ये आ गया y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट प्लस पे क्या जाएगा एम एक्स, लेकिन इस बार स्लोप फिर से क्या है, नेगेटिव है, तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन जाएगी। कैसे आएगी, ऊपर से नीचे की तरफ। हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे प्लॉट, कुछ ऐसे, क्योंकि इंटरसेप्ट आ गया ना इस बार, तो हम ऑरिजिन से पास नहीं करेंगे। अगर इंटरसेप्ट नहीं होता तो ऑरिजिन से पास होता, लेकिन इंटरसेप्ट आ चुका है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कुछ ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे, ऐसा कुछ प्लॉट। तो दिस इज द थर्ड केस। ये कौन सा केस हमारा, थर्ड केस है। बनाओ इसे फटाफट। फोर्थ केस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। फोर्थ केस है आपका प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस टाइम।
रेट वर्सेस कंसंट्रेशन सर बोलो। जो आपने थर्ड केस कराया उसमें और भी केसेस होते हैं ना, अलग अलग वैल्यूज रख के एलएनए की। अच्छा, उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर उसकी अच्छा। जरूरत होती तो मैं करवा ही देता, है ना। उसकी मुझे यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे इस लेवल पे वैसे केसेस नहीं पूछेंगे। सिंपली पूछ लेंगे कि एलएनए वर्सेस टाइम का प्लॉट क्या है। आपने ये वाला मैंने आपको, सिंस आप पूछ रहे हो तो मैं मान कर चलूं आपको आइडिया होगा। तो अगर कभी भी आपसे एलएनए वर्सेस टाइम पूछा जाता है, आप कुछ नहीं बता रखा, तो यही प्लॉट मार्क करना होता है। ठीक है। ओके, और ठीक है सर। सो नेक्स्ट इज प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो रेट और कंसंट्रेशन का क्वेश्चन आ गया, देखो प्लॉट आ गया। तो अभी किसका सोचना है, आपने वो इक्वेशन देखनी है जो रेट और कंसंट्रेशन को रिलेट कर सके। और वो क्या होता है, रेट लॉ। वो क्या कौन सा होता है, रेट लॉ। सो ये हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये y है कि आपका कांस्टेंट m बन गया और ये x बन गया। कैसा प्लॉट आ गया, अगेन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ऊपर की तरफ चले जाएगा ओरिजिन से। प्लॉट बनाना बहुत आसान होता है बच्चा, अगर आपको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन सी है, एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन कौन सी है, पैराबोला की कौन सी है, हाइपरबोला की कौन सी है। जैसी इक्वेशन दिख जाती है वैसा बना लो, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये r हो गया और ये कैसा हो गया, a हो गया। तो यहाँ पर आपका जो प्लॉट आ जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। देख लो, तो ये बन गया। इसके बाद जो नेक्स्ट केस आता है दैट इज हाफ लाइफ। वो कौन सा केस आ जाता है, हाफ लाइफ का। तो हाफ लाइफ बनाते हैं, फिफ्थ केस दैट इज हाफ लाइफ। फिफ्थ केस इज हाफ लाइफ। तो बच्चा इसका अगर मैं हाफ लाइफ की बात करता हूं, डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं आता है। तो इसका टी हाफ क्या होता है, इसका टी हाफ याद ही रखना है और वो सबको याद भी रहता है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आता। ये कितना हो गया, 0.693 अपॉन, 0.693 अपॉन के। यहाँ पर ये प्लॉट, ये याद रखना है आपको, ये तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हाफ लाइफ जो होगा वो हमेशा ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू रेट कांस्टेंट, ऑलवेज, फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एनी बोल दिया मैंने, किसी भी ऑर्डर के लिए टी हाफ और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन जीरो ऑर्डर पे हमने देखा था टी हाफ वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ पर कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन। इंडिपेंडेंट मतलब कोई सा भी कंसेंट्रेशन ले लो, वैल्यू सेम आएगी, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक प्लॉट बनाए हम लोग, यहाँ पर एक प्लॉट बनाए अगर हम लोग, सिक्स केस, प्लॉट ऑफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा भी लिखा हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लॉट क्या आएगा, यहाँ पे प्लॉट कुछ ऐसा आएगा। टी हाफ ए नॉट, ये प्लॉट कैसा आ जाएगा, कुछ ऐसे। मतलब कंसंट्रेशन कुछ भी हो, टी हाफ की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो बच्चा अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाता हूँ, सेम चीज जैसे मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था अभी यहाँ पर, तो अगर ये केस आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है तो इन तीनों की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। क्या होंगी, हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं आने वाला। तो हमेशा ध्यान रखना इनकी वैल्यूज हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, आपका जो टी हाफ 1 होगा वो 2 के बराबर होगा, वो 3 के बराबर होगा, 4 के बराबर, एंड सो ऑन। 2 इज इक्वल टू 3, हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्लॉट और रह गया, वो प्लॉट भी मार्क कर लेते हैं, इसे नोट कर लो फटाफट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम का प्लॉट हमने बनाना है। तो अगर आप इधर देखो तो हमारे पास एक इक्वेशन था दैट ln a बाय a नॉट वॉज इक्वल टू माइनस के टी। अगर आपको ध्यान हो, हमने बनाया भी था इसके ऊपर भी प्लॉट।
अब मुझे इस बार ए चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, ए बाई ए नॉट लिख देता हूँ, किसके बराबर, ई रेस टू पावर माइनस के टी के बराबर, किसके बराबर, ई रेस टू पावर माइनस के टी। तो इसका मतलब ए क्या हो गया, ए हो गया हमारा ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी। तो अगर आप इधर देखो तो ये वाई हो गया, ये कांस्टेंट है तो सी ले लो, और ये आपका हो गया ई रेस टू पावर माइनस एक्स। टी आपका यहाँ पे क्या एक्स है, तो ये माइनस एक्स, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस अगर आ जाता है एक्स के साथ, ई आ जाए तो एक्सपोनेंशियल है, सीधे से दिख रहा है। इन दोनों का वेरिएशन कैसा है, एक्सपोनेंशियली वेरी करेंगे। और एक्स के साथ पावर के साथ अगर माइनस साइन लग रहा है तो मतलब डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग नहीं होगा। अगर ये एक्स होता तो इंक्रीजिंग होता, अभी क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो प्लॉट कैसा आ जाएगा आपका, ऐसे। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ए हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका टी हो गया। तो ये कुछ ऐसा है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल प्लॉट का एक प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। वो प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक्स एक्सपोनेंशियल प्लॉट, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग प्लॉट, ये कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करते। एक्सपोनेंशियल प्लॉट्स कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेंगे। मतलब जब आप इसे खींचोगे नीचे की तरफ, एक्स्ट्रापोलेट करोगे, तो ये बस पैरेलल हो जाएगा, किसके, एक्स एक्सिस के। दूसरे वर्ड्स में मैं क्या बोल सकता हूं, जो आपका ए है, ए, ये जीरो कब होगा, जब टी कितना होगा, इनफाइनाइट, है ना भाई। जब टी इनफाइनाइट होगा तभी तो ए जीरो होगा, अगर ये कभी टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस, इट नेवर टच एक्स एक्सिस। तो बच्चा अगर ए हमारा जीरो होगा जब टाइम इंफिनिटी होगा, तो इसका मतलब अगर मैं पूछता हूं रिएक्शन कि ये कितना, कंप्लीट ही नहीं हो रही। क्या बच्चा, नथिंग सर। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, तो आंसर शुड बी इनफाइनाइट। क्योंकि आपका रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes infinite time to complete, takes infinite time to complete। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम लिया जाता है इसको कंप्लीट करने में, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो ये आपके कुछ फर्स्ट ऑर्डर के प्लॉट्स है। प्लॉट्स में से अगर सवाल आएंगे तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन सा प्लॉट फर्स्ट ऑर्डर का ठीक है, या इनमें से कौन सा प्लॉट सही दे रखा है, उनको मार्क करो। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अगर प्लॉट्स क्या है, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो आपको हमेशा जीरो, सॉरी, हाफ लाइफ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और आपको रेट लॉ पता होने चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की बात करता हूँ, सेकेंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, तो सेकेंड ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है सेकेंड ऑर्डर, तो फिर से हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं ऐसे करके, ए टू बी, ए टू पी। तो इसका जो रेट लॉ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर। इसका रेट लॉ तो बन जाएगा के ए स्क्वायर। और इसका जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है दैट इज 1/a माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू के टी। तो ये आपको याद, सिंस ये इक्वेशंस आपको याद ही रखनी है, इसलिए मैं इनका डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, और डेरिवेशन की जरूरत भी नहीं है हमें। जो चीज अगर किसी डेरिवेशन की हमें जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे कुछ इक्वेशंस, अब इनके ऊपर प्लॉट बनाना शुरू करते हैं। तो पहला प्लॉट हम बनाते हैं, प्लॉट ऑफ 1/a माइनस 1/a नॉट वर्सेस टाइम। अगेन कंसंट्रेशन का आ गया है, तो कौन सी इक्वेशन यूज हो जाएगी, इंटीग्रेटेड, ऑलवेज भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई ये इक्वेशन तो ये रही, जो हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वही तो है ये। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, के टी। अब इसको देखो, ये पूरा क्या है, पूरा क्या है, ये वाई है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स, और एक्स का एक कांस्टेंट लगा तो एम एक्स हो गया। एम पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ लाइन चली जाएगी, कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। तो प्लॉट हमारा कुछ ऐसा बनेगा।
सर बोलो। इसमें पूरा ये वाला लिखा हुआ आएगा या वो सिर्फ लिखेगा प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम? बच्चा इसमें ऐसे नहीं आएगा, इसमें ऐसा पूछा जाएगा कि फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन करेक्ट प्लॉट इज, ओके ठीक है, या फिर ऐसा बोल दिया जाएगा कि अमंग द फॉलोइंग प्लॉट्स विच वन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज करेक्ट, बस ऐसा बोल दिया जाएगा। और उसमें आपको ऐसे लिख दिया जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है, सेकंड के लिए ये होता है, जीरो के लिए ये होता है, तो उसमें से जो सा सही दे रखा होगा उसको टिक करना है। तो इतना ये पूरा कंसंट्रेशन के लिए है, इसको हम अलग से नहीं कर सकते हैं? 1/a इक्वल टू ऐसे करके नहीं कर सकते हैं? जैसे आपने पूरा ले लिया ना एक टर्म 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a माइनस 1/a0, हम्म इतना पूरा ही रख के चलेंगे? ऐसा नहीं, कभी वो ऐसा नहीं दे सकता 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a इक्वल्स टू kT प्लस 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a0? तो बच्चा अभी मैंने आपको पहला प्लॉट पढ़ाया शायद, तो पहला प्लॉट में मैं सबसे बेसिक जो होगा वही तो बताऊंगा ना, फिर धीरे धीरे तो करके अगर हमारे पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम आएगा तो हम ये वाला प्लॉट लगा के आएंगे सर? नहीं, ये अगर 1/a माइनस 1/a0 का प्लॉट अच्छा, आएगा तो ये बनाना है, ठीक है। यही मैं पूछ रही हूँ कि ये स्पेसिफिक लिखा हुआ आएगा या फिर कंसंट्रेशन लिखा हुआ आएगा? नहीं, स्पेसिफिक फॉर्म आएगी, ऐसा हो सकता है हाँ 1/c माइनस में 1/c0 लिख दिया जाए, ऐसा हो सकता ओके ओके, है, ठीक है, ऐसा यही हो सकता है, क्वेश्चन है हाँ, सर कि यही है, ऐसा ही आएगा जैसा आपने ऐसे लिखा है? यही ओके यही फॉर्म आएगा, ठीक है। सेकंड केस, प्लॉट ऑफ 1/a वर्सेस पे टाइम, ठीक है। तो इस बार हम 1/a का प्लॉट बना देख रहे हैं, और ये प्लॉट काफी इंपॉर्टेंट होता है भाई, काफी एग्जाम्स में इसमें से सवाल आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चा, हमारी जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है वो तो ये है, 1/a माइनस पे 1/a0 इज इक्वल टू kT, दिस इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म। लेकिन हमें प्लॉट किसका पूछा, 1/a का, तो 1/a की फॉर्म बना लेते, तो 1/a बन जाएगा हमारा 1/a0 प्लस पे kT, प्लस पे kT। अब इसको देखो, ये हो गया y, ठीक है, और ये हो गया आपका c, और ये बन गया हमारा mx। तो क्या आ गया हमारा y इज इक्वल टू c प्लस mx, और m हमारा पॉजिटिव है, तो एक इंटरसेप्ट दिखेगा आपको और ऊपर की तरफ लाइन जाएगी। तो ये लाइन कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। तो ये हो गया 1/a वर्सेस टाइम का। थर्ड प्लॉट आता है आपका, बना लिए। थर्ड प्लॉट है आपका रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। थर्ड प्लॉट आता है आपका प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। इसके अंदर हम रेट लॉ देखेंगे। रेट लॉ क्या है आपका, के स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर आपका आर है वाई। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो कांस्टेंट है, सी ले लेते हैं। अब बच्चा यहाँ पे ए आपका एक्स है, ए आपका एक्स है, तो ए का स्क्वायर है, तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, देखो एक्स का स्क्वायर। अब ये प्लॉट कैसा होता है बच्चा, ये कौन सा इक्वेशन है, पैराबोला का। ये कौन सा इक्वेशन है, पैराबोला। आपका स्ट्रेट लाइन क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स या y इज इक्वल टू सी एक्स, वो स्ट्रेट लाइन था, लेकिन ये एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये किसका होगा, पैराबोला। पैराबोला। और पैराबोला का प्लॉट कैसा होता है आपका, और इनसे पास होगा ऊपर की तरफ, कर्व की फॉर्म पे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आर रेट, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका ए, ये प्लॉट आएगा आपका कुछ ऐसे, ठीक है, और इनसे ऊपर की तरफ ऐसे चल जाएगा। तो ये पैराबोला प्लॉट होता है। हो गया। चलो, तो थर्ड हो गया। अभी हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ केस की बात करते हैं, एंड दैट इज हाफ लाइफ। इसका जो फोर्थ केस है वो हाफ लाइफ टाइम है। इसका जो हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू आता है दैट इज 1/a0 के, 1/a0 के।
दिस इज द हाफ लाइफ टाइम फॉर सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम ये है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें एक चीज समझ में आती है इसके लिए कि जो टी हाफ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर अगर आपका कंसंट्रेशन का वैल्यू कम होगा तो टी हाफ का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सेम इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई करूं, इसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू कैसा आएगा। हमने क्या ऑर्डर देखा रिवर्स कि होगी। टी The हाफ reverse. आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए नॉट का, मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो टी हाफ बढ़ जाएगा। तो Yes. कंसंट्रेशन सबसे छोटा थर्ड हाफ लाइफ के लिए इधर, तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसके लिए होगी और सबसे T कम half. वैल्यू किसके लिए होगी, फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए। तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो एग्जैक्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, वो कैसा हो जाता है, एग्जैक्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा टी हाफ वन होगा इट विल बी मिनिमम, टी हाफ वन इज मिनिमम, देन टी हाफ टू एंड देन टी हाफ थ्री। सबसे बड़ा वैल्यू टी हाफ थ्री का आएगा। ठीक है, टी हाफ थ्री का। टी हाफ थ्री, तो ये रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर पे हाफ लाइफ की वैल्यू इंक्रीज करती है, फर्स्ट ऑर्डर में डिक्रीज करती है, और फर्स्ट ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता, जीरो ऑर्डर में डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं एक प्लॉट बनाता हूँ, आपको एक प्लॉट दूं यहाँ पर बनाने को कि प्लॉट बनाओ, फिफ्थ केस, प्लॉट ऑफ टी हाफ वर्सेस 1/a0, टी हाफ वर्सेस 1/a0। तो अब यहाँ पर देखना, हमारे पास जो इक्वेशन है वो तो ऐसी है, टी हाफ इज इक्वल टू 1/a0 के। अब बच्चे टी हाफ तो हमारा y है, टी हाफ हमारा क्या हो गया y। अब ध्यान देना इधर 1/a0 इज x, 1/a0 x है, और 1/k तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया, तो ये m हो जाएगा। तो कैसा आ गया ये, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो प्लॉट कैसा आएगा इसका, प्लॉट इसका कुछ ऐसा है, इसका प्लॉट कुछ ये आ जाएगा, टी हाफ 1/a0, कैसे चला जाएगा इसका लाइन, कुछ ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये प्लॉट बना दिया इसका। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तीनों ही रिलेशन से, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर से हमने बनाया, तो यहाँ पर देखो हमने क्या देखा कि जो जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है, जो टी हाफ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। टी हाफ क्या आपका इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट, ऑफ ए नॉट। ठीक है, ये हमें पता है। और सेकेंड ऑर्डर के लिए हमने क्या देख लिया, सेकेंड ऑर्डर के लिए हमने देख लिया कि जो टी हाफ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। अगर बच्चों में इन तीनों रिलेशंस को देखूं तो मैं एक जनरलाइजेशन नहीं बना सकता, और वो क्या है कि इन जनरल जो आपका टी हाफ होगा, इन जनरल जो आपका टी हाफ होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर। n क्या आपका ऑर्डर है, हम बना सकते हैं। देखो अगर ये जीरो ऑर्डर होता है तो क्या हो जाएगा, 1/a0, 0-1, तो ये 1/a0 रेज टू -1 हो जाएगा, तो ऊपर जाके a0 हो जाएगा, सेम रिलेशन आ गया। अगर ये 1 होता है तो 1-1 0, तो a रेज टू 0 इज 1, तो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट। अगर ये 2 होता है, सेकंड ऑर्डर होता है, तो ये हो जाएगा 2-1, तो 1/a0 आ जाएगा, तो सेम रिलेशन आ गया। तो कहने का मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो टी हाफ का रिलेशन होता है वो क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0 रेज टू दैट ऑर्डर -1। अब अगर समझो अब मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, अगर लेट्स से मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने ना एक कंसंट्रेशन लिया
और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने एक क्या कर दिया, जैसे कि एक टेबल बना के दे देता हूं मैं आपको, समझो हमने क्या किया, हमने ना एक रिएक्शन कैरी की, ठीक है, सेम रिएक्शन विद डिफरेंट कंसंट्रेशन इन टू डिफरेंट कंटेनर्स। तो लेट्स से ये इसकी कंसंट्रेशन है और ये इसकी टी हाफ है। तो पहले कंटेनर पे मैंने जो इसकी कंसंट्रेशन ली, पहले कंटेनर में जो मैंने ए नॉट की कंसंट्रेशन ली, मान लेते वो ए नॉट 1 है, और इस ए नॉट 1 को 50% कंज्यूम होने में जो टाइम लग रहा है वो हो जाता है लेट्स से टी हाफ 1। वो कितना हो गया, टी हाफ 1 हो गया, ठीक है। दूसरे कंटेनर पे मैंने जो इसकी कंसंट्रेशन ली है वो है ए नॉट 2, और इसको 50% कंज्यूम होने पे जो समय लग रहा है वो कितना हो जाएगा, टी हाफ 2, ठीक है। तो अगर मैं इस रिलेशन को यूज करता हूं तो मैं बोल सकता हूं ना कि भाई जो मेरा टी हाफ 1 होगा, जो मेरा टी हाफ 1 होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट 1 रेज टू पेन माइनस 1, बोल सकते हैं ना पिछले वाले रिलेशन से इस वाले रिलेशन से, ठीक है। यस और उसी तरह से जो मेरा टी हाफ 2 होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट 2 रेज टू पे एन माइनस 1। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं यहां पर तो मैं बोल सकता हूं दैट टी हाफ 1 अपॉन पे टी हाफ 2, रेशियो ले लूं अगर मैं इन दोनों का, इज इक्वल टू ए नॉट 2 अपॉन पे ए नॉट 1 रेज टू पे एन माइनस 1, रेज टू पे एन माइनस 1। तो यहां पर एक काफी काम का रिलेशन हमारा बनता है, और इसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ मेथड। इसे हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ मेथड। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको समझो, मैं आपको एक ही रिएक्शन को दो अलग अलग कंटेनर में अगर मैं कैरी करूं और मैं आपको इसकी वैल्यू दे दूं कि ए नॉट 1 आपका इतना है और इसकी भी वैल्यू दे दूं, टी हाफ इतना लग रहा है, इधर इसकी वैल्यू दे दूं और इसकी वैल्यू दे दूं, ठीक है, तो क्या आप इनकी वैल्यूज की हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही बना सकते? यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो ये आपका तीसरा तरीका होता है जिससे कि आप क्या निकालते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हो। पहले दो तरीके हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पहला तरीका होता है आपका यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट का यूनिट, हर ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट डिफरेंट होता है, तो एक तो आप रेट कांस्टेंट यूनिट से डिसाइड कर सकते हो। दूसरा दूसरा आपका होता है इनिशियल रेट मेथड, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी की कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आ रहा है, उसकी हेल्प से भी आप बता सकते हो ऑर्डर कितना है ना। अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हमने कितना ऑर्डर बोलता है, 0 ऑर्डर। आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट भी डबल हो गया, तो आप कितना बोलते हो, फर्स्ट ऑर्डर, है कि नहीं है। और ये तीसरा मेथड है। तीसरे मेथड में हमने क्या बोला कि अगर हमें दो कंसंट्रेशन और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ की वैल्यू दे दी जाती है, तो इस रिलेशन पे अगर मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैं किसी भी टाइम पे क्या निकाल सकता हूं, एन निकाल सकता हूं, किसी भी टाइम, ठीक है। तो यहां पर ये चीज होगी। तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक है आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दूसरा है हाफ लाइफ, और तीसरा है आपके पास रेट लॉ। ये तीनों चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए। और अभी मैंने जस्ट आपको हाफ लाइफ मेथड भी बता दी, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर अभी। तो चलो अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। सर बोलो। किसी क्वेश्चन में अगर वो हमें कंसंट्रेशन लिख के देता है तो हम उस वहां पे ए नॉट से अगर आंसर निकल रहा है तो ए नॉट से निकाल सकते हैं, या सिंपल ए से निकल रहा है तो ए से निकाल सकते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। अगर सिंपली कंसंट्रेशन बोल रहा है तो जनरल केस में वो ए लिया जाएगा, ए नॉट नहीं। ए हाँ, एट जनरल टाइम की। एट टाइम टी। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रहा है जहां पर कि ए नॉट की जरूरत है और आपको कुछ ऐसा नहीं बता रहा, तो आप उसको ए नॉट ले सकते हो, ठीक ओके। है। और क्योंकि टी हाफ में तो सर हम हमेशा ए नॉट ही लेते हैं टी ना। हाफ में हम हमेशा ए नॉट लेते हैं, हमेशा ए नॉट ओके लेते हैं, ठीक है। ठीक है और एक सर, और चीज थैंक यू। ध्यान रखना, अगर प्लॉट में कभी आ जाता है प्लॉट ऑफ टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, तो वो ए नॉट को ही बोल रहा है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं वो तो सर आपने वहां पे ए करके भी कराया है काफी में। टी हाफ, अच्छा टी हाफ, ओके सर। ओके, ओके चलो तो इस पे देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर अ रिएक्शन टी हाफ इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। हमें टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब आपको बोल दिया दैट टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट।
सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो टी हाफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, तो ऑर्डर कितना आएगा? ऑर्डर जीरो ऑर्डर। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, सिंपल सा सवाल है, ठीक। ओके, इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो एग्जाम में ना आप इतना मानकर चलो कि सिंस फिजिकल में बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल आपको कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर रहता है ज्यादातर, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो ये मानकर चलो कि आपका फिजिकल में भी अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो इतने लेंथी नहीं होंगे कि उसमें बहुत समय लगे, क्योंकि आपको भी पता है, आपको आपने वहाँ पे 200 क्वेश्चन इसके और 100 क्वेश्चन उसके करने हैं, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम पे। तो भाई वो ऐसे क्वेश्चंस देंगे जहां पर कि बस आपको आइडिया हो, अप्रोच पता हो, और फटाफट आपकी कैलकुलेशन में समय ना लगे, ठीक है। कैलकुलेशन में समय ना लगे, फटाफट आंसर टिक हो जाए, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको अप्रोच का आइडिया होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें तो ऑब्वियसली थोड़ा समय लग सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन आपको बस ये पता हो कि हाँ ये क्वेश्चन दिया, इसको ऐसे ऐसे करना हो जाएगा, ये आइडिया होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में ना आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा ना कुछ होगा, ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ ही टाइम समय पे करना होगा, तो काफी कम चांस रहेगा कि कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन आ जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आ सकता, हो सकता है शायद एक दो आ जाए, पर ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको पे समय कम लगे, जिनके ऊपर समय आपका कम लगेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपसे बोल रखा है कि भाई हमारे पास एक इस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है, N2O5 गैस गिविंग 2NO2 प्लस हाफ O2, और इसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब N2O5 नॉट जो है, आपको N2O5 नॉट दे दिया है, ये आपको दे दिया है कितना, 1.24 इंटू 10⁻⁻², इंटू 10⁻⁻² आपको दे दिया है। और आपको ये भी बोल दिया है कि जो रेट कांस्टेंट है इट इज 0.0304 पर मिनट, ये आपको दे दिया है, ठीक है। Now they are asking the time taken, तो T निकालना है आपने, to reduce the concentration of N2O5 टू बोला, बाई नहीं बोला, 2 का मतलब इतना हो जाएगा, ठीक है। तो N2O5 कितना हो गया हमारा, N2O5 को बोलते हैं कि इतना हो जाए 0.2 इंटू 10⁻⁻², तो इसके लिए कितना समय लगने वाला है। तो क्वेश्चन सिंपली ऐसी है, कंसेंट्रेशन है और टाइम का, कंसेंट्रेशन और टाइम का सवाल है, तो कौन सा इक्वेशन यूज होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हमेशा ध्यान रखना, इन पॉइंट्स को एकदम ध्यान रखना, क्लियर रखना। कंसंट्रेशन और टाइम का सवाल है तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, कहानी खत्म। अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपने यूज करना, पर उसके लिए ऑर्डर भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट का अलग है, सेकंड का अलग है, जीरो का अलग है, तो वो आप डिसाइड करते हो बाय द यूनिट, है कि नहीं है, यूनिट से आप Yes. डिसाइड कर लेते हो। अगर आप देखो यहाँ पर यूनिट क्या दे रखी है इसकी, फर्स्ट ऑर्डर की टाइम फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट दे रखी है इसकी वाली, देखो पर मिनट, पर मिनट मतलब पर मिनट टाइम किसकी ऑर्डर होती है, किसकी यूनिट होती है, फर्स्ट ऑर्डर First। की सर। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑर्डर पता करते हैं, हमें क्या पता लग गया कि अब हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की जो काइनेटिक्स है, जो फॉर्मुलेज है, वो यूज करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिंस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज होगा, तो हम फटाफट लिख लेते हैं ln N2O5 नॉट अपॉन पे N2O5 इज इक्वल टू KT। तो T कितना आ जाएगा, 1/K, तो K इज 0.0304 ln N2O5 नॉट, इट इज 1.24 इंटू 10⁻⁻² अपॉन पे 0.2 इंटू 10⁻⁻²। सॉल्व करके कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है ये, बोलो। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा देते हैं, 20 हो जाएगा ये, 10, और ये हो जाएगा आपका 62, तो ln 62, तो T हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन पे 0.0304 log 6.2। तो log 6 कितना होता है, 0.3 प्लस 0.477 इज 0.777, ठीक है, एंड दिस इज 6.2। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो कि भाई वो वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.79 के आसपास वैल्यू चली जाएगी इसकी, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लेते हैं, हमें भी नहीं पता इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, वो आप अभी इस वक्त कैलकुलेटर से कर सकते हो, नहीं तो आपको लॉग याद रखना है भाई, लॉग 1 to 10 याद रखना है, चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने कोई काम मैनुअली करना है, ठीक है, और लॉग निकालना है, तो लॉग के लिए आपको 1 से लेके 10 के बीच का लॉग, नेचुरल लॉग याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉग याद रखना है, क्योंकि
अगर नेचुरल लॉग आप कभी आपको निकालना है तो आपको पता है कि ये बराबर होता है 2.303 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स। तो आप लॉग निकाल दो, उसे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो अभी log 6 आपका 0.777 होता है, ठीक है। इट इज 6.2, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको मैंने ले लिया आपका 0.79 और 0.8, इतना आप ले सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऐसे 0.79 ले लिया। कितना ले लिया मैंने ऐसे? 0.79। ऑप्शन नंबर बी 60 मिनट। और इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 60। तो 60 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 60 आ जाएगा। तो क्योंकि बहुत गैप है आंसर्स में, तो ऑब्वियसली जो भी आंसर होगा उसका क्लोज आएगा जब भी आप मैनुअली जाओगे। तो मैनुअली जब Yes. जाते हैं तो ऑब्वियसली आंसर क्लोज आता है, एग्जैक्ट आने का चांस कम रहता है, क्योंकि आप जल्दी में जाते हो। कई बार आप जैसे ये 2.303 है, अभी एग्जाम में आप सॉल्व करोगे तो 2.303 को थोड़ा ना पूरा मल्टीप्लाई करोगे, इससे डिवाइड करोगे, आप इसे सिंपली 2.3 ले सकते हो, ठीक है। 0.0304 को आप 0.03 ले सकते हो, ठीक। 0.79 को आप या 0.8 ले लो या 0.79 ले लो, उससे आप सॉल्व करोगे और जो भी क्लोजेस्ट होगा उसको टिक करोगे, ठीक है। क्योंकि जब भी आप मैनुअली कर रहे हो तो कभी भी एग्जामिनर, मतलब होना तो यही चाहिए कि कभी भी एग्जामिनर ने क्लोज आंसर नहीं देने चाहिए, क्योंकि क्लोज दोगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट जाना पड़ेगा और एग्जैक्ट में टाइम लगता है। भले ही मल्टीप्लाई करना हो, ये सिंपल सा काम है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, समय तो लगेगा ना इधर, तो चीज। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। A reaction has a rate constant of 15 into 10 raised to power minus 3 per second. The time required to reduce 5 gram of this reaction to 3 gram. तो ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है और फाइनल वैल्यू दे दी है, आपसे टाइम पूछा है। अगेन आपका ऑर्डर ध्यान रखना, अपना ऑर्डर कौन सा होगा? First. फर्स्ट। तो अगेन आपका एक्सप्रेशन कैसे यूज होगा? एल एन ए नॉट बाय ए इज इक्वल टू के टी। ना यहाँ पे ये ए नॉट हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, इज इक्वल टू के कितना है? के इज 15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। टी आपको निकालना है। कर सकते हो इस क्वेश्चन को, यस और नो? बोलो अच्छा, सॉल्व करके बताओ फटाफट क्या आंसर आ रहा है सभी। कितना आ रहा है बच्चा? टी। अब यहाँ पे देखो आंसर थोड़ा सा कम गैप में है, तो थोड़ा तरीके से करना पड़ेगा आपको, तभी जाके होगा। तो ये हो जाएगा 2.303 एल एन 1.67 डिवाइड बाय 15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। अब ये हो जाएगा 2.303, एल एन टू इज 0.301, तो मैं इसे लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 0.2 ले लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। अब आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो किसके आसपास वैल्यू जा रही है। मुझे भी नहीं पता एल एन 1.67 एग्जैक्ट कितना होता है, तो मैंने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है कि इट मे बी 0.2, ठीक है। 0.21 भी हो सकता है, 0.22 भी हो सकता है, ठीक है। 0.19 भी हो सकता है, तो हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया। अब आप इसे सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। कितना आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है बच्चा?
कितना 30 के क्लोज आ रहा है? 30 के क्लोज आ रहा है क्या? चेक करो सभी। आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि अभी 30, 27, 34 दे आर वेरी क्लोज। हो सकता है आंसर ये हो। ठीक है, हम तो जो हमें दिख रहा है हमने वो मार्क किया। ठीक है, मैनुअली जाने पे। चलो, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि अ ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन विथ अ वॉल्यूम ऑफ दिस मच, मतलब हमारे पास एक ड्रॉप है, एक सोल्यूशन का हमने ड्रॉप लिया है और उस ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो है 0.05 ml। ठीक है, इतना ml उसका वॉल्यूम है और इसके अंदर इतना मोल्स H प्लस का प्रेजेंट है। मतलब इस ड्रॉप के अंदर इतना H प्लस प्रेजेंट है नंबर ऑफ मोल्स पे। तो आपसे बोल रखा है कि इफ द रेट कांस्टेंट of disappearance of H plus is 10 raised to 7 mole per liter per second, how long would it take for the H plus ion in the drop to disappear? मतलब आपने T disappearance निकालना है। T disappearance का मतलब क्या हो गया? आपसे पूछा how long would it take for H plus ion in the drop to disappear? कहने का मतलब जितना भी उस ड्रॉप के अंदर H प्लस आयंस प्रेजेंट है ना, उनको कंप्लीटली रिमूव करने पे, डिसअपियर करने पे कितना समय लगेगा, आपने ये बताना है। तो आपने बताना है टी डिसअपियरेंस। आपने क्या बनाना है? टी डिसअपियरेंस। अब टी डिसअपियरेंस मतलब क्या हो गया? अगर समझो यहाँ पर आपके जितना भी H प्लस है, अगर वो सारा का सारा कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? रिएक्शन ओवर हो रहा है। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि ऑर्डर क्या है। अगर ये समझो फर्स्ट ऑर्डर होता है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ तो आप सीधा लिखोगे इनफाइनाइट, पर ऑप्शन में इनफाइनाइट नहीं है, एक फाइनाइट वैल्यू दे रखा है। तो यहां से भी क्लियर हो जाता है कि इट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नहीं तो आप यहां से भी देख सकते हो, मोल Yes. पर लीटर पर सेकंड दिया तो ऑर्डर कितना आएगा? 0. जीरो ऑर्डर। ठीक है, जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। अभी मैंने आपको बताया कि टी कंप्लीशन कितना होता है? ए नॉट अपॉन पे के। तो यहां पर वो क्या हो जाएगा? H प्लस नॉट अपॉन पे के होगा कि नहीं होगा? अब हमें H Yes. प्लस नॉट चाहिए, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या होगा? H प्लस का कंसेंट्रेशन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन पे वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर -6 एंड वॉल्यूम इन लीटर कितना है? 0.05 इंटू 10 रेज टू milliliter. पावर -3। क्या आ गया? तो यहां से इसको हटाते हैं तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 इंटू पे 10 रेज टू पावर -6 अपॉन पे 10 रेज टू पावर -5। तो कैंसिल होकर -1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 6 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अब इस वैल्यू को यहां रख देते हैं, तो ये तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई ना, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 रेज टू पावर -2 और ये वैल्यू आपकी 10 रेज टू 7। तो आंसर आ जाएगा आपका 6 इंटू 10 रेज टू पावर -9। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है इसमें से? D. ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में आपसे ये बोल रखा है कि कितना समय लगेगा कि H प्लस पूरा कंज्यूम हो जाए, पूरा डिसअपियर हो जाए। डिसअपियर का मतलब क्या? कंज्यूम हो जाना। तो यहाँ पर वो आपसे टी कंप्लीशन का सवाल है ये। तो टी कंप्लीशन अब ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता तो टी कंप्लीशन आपका इनफाइनाइट हो जाता। ऑप्शन में नहीं है, फाइनाइट वैल्यू दे रही तो जीरो ऑर्डर ही होने वाला है अगर आपका फाइनाइट दे रखा है। और यहां से भी हमें दिखता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जैसे जीरो ऑर्डर दिखा, हमने टी कंप्लीशन का फॉर्मूला लगाया जो ए नॉट बाई के होगा, तो यहाँ पर वो H प्लस नॉट बाई के हो जाएगा। हमने H प्लस नॉट की कंसेंट्रेशन